हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम समसामयिक भारतीय शिक्षा के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री है, तो आप यूट्यूब पे फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। जो प्रश्न हमारा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्णन कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति 1986 हमारे देश के लिए वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर ये पूछ सकता है घुमा के कि 1986 की नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। या ये कह सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 1986 का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने साथ में रखा है। ये केवल एनईपी के बारे में नहीं, एनईपी 1986 के बारे में केवल पूछता है, तो आप एनईपी के 1986 के बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ बताएंगे। और अगर विशेषताओं के बारे में केवल पूछता है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देने के बाद जो है इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम एनईपी के बारे में भी डिटेल में देखेंगे, साथ ही इसकी विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986। तो आप थोड़ा सा इसके इतिहास से शुरू करेंगे, तब इसके बारे में शायद हम बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1968 एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। 1968 में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा हुई, परंतु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। यानी अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, जो शिक्षा नीति है उसकी बात करें, तो भारत में जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद भारत शिक्षा के इतिहास में जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, यानी जिसे हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप जो भी कह लीजिए, वो 1986 यानी एनईपी 1968 जो था वो एक महत्वपूर्ण कदम था। उसमें भारतीय शिक्षा के संबंधित काफ़ी सारी जो नियम कानून या फिर जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह थे, सब कुछ जो है उसमें जो है बताया गया था। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो 1968 की ये जो शिक्षा नीति थी, ये कोठारी आयोग से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड कह सकते हैं आप लोग। तो इंस्पायर्ड थी आपकी कोठारी आयोग से। तो 1968 में जब ये शिक्षा नीति आई थी, उसी समय जो हमारी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था उसकी घोषणा भी उसी समय हो गई थी। लेकिन वही है कि जो शिक्षा नीति जो प्रावधान या जो प्रस्ताव होते हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए, इसीलिए वो जो है बाद में हमारी जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी फिर वो 1986 में जो है निकल के सामने आई। तो इसकी जो घोषणा की बात है तो वो आप बता सकते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई थी। तो ये 1968 की शिक्षा नीति थी, उसी समय जो है आपकी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसके धीरे धीरे हम आते हैं कि ये कब कब कैसे हुआ, किसने किया। तो जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। यानी घोषणा तो चलिए हो गई थी, फिर उसके बाद जब 1985 आया तो जनवरी 1985 में उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने नई शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा उन्होंने कर दी। जिससे क्या है कि जिसमें जो शिक्षा व्यवस्था है उसका विश्लेषण करके विश्लेषण की समीक्षा जो है, मतलब विश्लेषण करके उसकी समीक्षा की गई कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या जो ये शिक्षा नीति है वो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ओवरऑल जो है उस शिक्षा नीति जो हमारी जो 1986 वाली जो शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1985 में ही राजीव गांधी जी ने इस शिक्षा नीति को जो है विकसित करके लागू करने की जो है घोषणा कर दी थी। तो उस घोषणा में उन्होंने यही कहा था कि जो ये शिक्षा नीति है उसमें जो है शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए कि कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर चीज़ों को हमें सही करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है उसको देखा गया था उस दौरान। अब
इन्होंने क्या किया कि जो राजीव गांधी जी थे, इन्होंने देश के नाम अपने एक प्रसारण में कहा था कि देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। यानी उनका ये मोटो था कि जो वो शिक्षा नीति है 1986 वाली जो थी, यानी 1985 में जब उन्होंने घोषणा की और इसको लागू करने की जो घोषणा की थी, तो उन्होंने उसी दौरान अपने एक जो है कह सकते हैं प्रसारण में ये चीज़ें कहा था कि वो चाहते हैं कि देश की जो शिक्षा नीति है वो देश को एक ऐसी शिक्षा नीति दी जाए कि यानी जो आपका आने वाला 21वीं शताब्दी है वो देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए जो है तैयारी करेगी। यानी एक ऐसी शिक्षा नीति होगी जो मतलब फ्यूचरिस्टिक बेस्ड होगी, यानी हम फ्यूचर को देख के ही उस शिक्षा नीति को बनाने का काम करेंगे ताकि हमारा आने वाला जो समय है उसमें हमको काफ़ी हेल्प मिले, जो हमारे देश को आर्थिक और राजनीतिक सभी दृष्टि से देश के लिए तैयार करेगी। अब यहाँ पर उन्होंने एक ये भी बात कही थी कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा नैतिकता जैसे कार्यों का विकास होना चाहिए, क्योंकि उनका ये मोटो था कि जो शिक्षा है, हमें शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। शिक्षा तो हम इसीलिए कहते हैं ना कि शिक्षा अगर सभी लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने देश के प्रति भी सोच पाएंगे, तो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है और नैतिकता की जो भावना है वो भी उसका भी जैसे है विकास होगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने यही कहा था कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता और नैतिकता जैसे जो कार्य हैं उसका विकास होना चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए लोगों में कि उससे उसका जो रिजल्ट है, यानी उस शिक्षा को लेने के बाद उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव जो है वो पॉजिटिव रहे। उससे देश में भी राष्ट्रीय एकता विकसित हो, लोगों में नैतिकता की भावना विकसित हो, सहयोग की भावना विकसित हो। मतलब इस तरह का व्यक्ति के अंदर जो है भावना होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आते हैं हम अपने जो है शिक्षा नीति के ऊपर। तो भारत सरकार ने यह घोषणा की कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी। शिक्षा की मौजूदा हालात का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई। कई स्रोतों से सुझाव व विचार प्राप्त हुए जिन पर काफ़ी चिंतन मनन हुआ। यानी जब उन्होंने ये नई शिक्षा नीति की घोषणा की, तो जब सरकार ने ये कहा कि अब एक नई शिक्षा नीति जो है निर्मित की जाएगी, तो जब हम कोई भी नई शिक्षा नीति निर्मित करने की बात करते हैं तो हमें भी पता है कि हम जब भी कोई नीति या कोई भी नियम जो है उसको निर्मित करने की बात करते हैं तो हम पहले जो उसका बैकग्राउंड है उसको चेक करते हैं, मतलब कि क्या हालात चल रही है जिसको कि हमें करेक्ट करके उस शिक्षा नीति में उस चीज़ को बेटर करना है। तो वही है कि शिक्षा की जो मौजूदा हालात थे उस समय के, उसका जायजा लिया गया और देशव्यापी बहस इस पर भी हुई कि सबके अलग अलग मत थे। तो कई स्रोतों के सुझाव व विचार जो है प्राप्त किए गए और काफ़ी चिंतन मनन हुआ। फिर फाइनली जो है आपका जो नई शिक्षा नीति 1986 वाली थी वो आई। तो मई 1986 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। ठीक है, यानी इसका जो कार्यकाल क्या था कि 1968 में ही इसकी जो है घोषणा की गई थी, लेकिन उतना ये प्रस्तावित नहीं हो पाया। तो 1985 में राजीव गांधी जी ने जो है इसे लागू करने की घोषणा कर दी कि हम एक नई शिक्षा नीति जो है लेके आएंगे। और इसके लिए पहले तो हमें जो प्रेजेंट टाइम मतलब उस टाइम के समय जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें चल रही थी, हालात चल रहे थे शिक्षा को लेके, तो उन्होंने पहले उस चीज़ का जायज़ा लिया। मतलब सरकार ने उन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, लोगों से अपने राय विचार विमर्श बोलने को कहा, यानी बताने को कहा, प्रस्तुत करने को कहा। और बहुत गहन चिंतन होने के बाद फाइनली मई 1986 को हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो लागू कर दी गई। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया। यानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने ये क्या किया कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई थी वो सही ढंग से चल पाए, लोगों तक अच्छे से पहुँच हो पाए, ढंग से लागू हो पाए। इसके लिए उन्होंने मतलब उसके क्रियान्वयन के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार कर लिया था कि किस तरह से हमें उसको अप्लाई करना है, उसका क्रियान्वयन करना है। और ये हमारी हो गई कि 1986 में हमारी मई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आ गई। तो इस शिक्षा नीति में क्या था, कितना था, कैसे बांटा गया था इसको, तो आगे वाले पॉइंट में मैंने यही लिखा है कि इस दस्तावेज को, यानी जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली जो दस्तावेज थी, तो इस दस्तावेज को लगभग 12 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है, जिसमें कुल 157 बिंदुओं के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है। यानी टोटल 12 भागों में इस शिक्षा नीति को, इस दस्तावेज को बांटा गया था और जिसमें कुल जो है 157 बिंदुओं के अंतर्गत इस शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया था, मतलब इसके बारे में बताया गया था।
तो अब ये जो 12 भाग है, चलिए मैं इस 12 भाग के बारे में एक छोटा समरी आपको मतलब सारांश के तौर पे बताती हूँ कि हर भाग में क्या चीज़ें बताई गई हैं, ताकि आपको इस शिक्षा नीति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि कब ये आया, कैसे आया, तो किस किस हालात में इसको लागू किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी दस्तावेज। तो एनईपी 1986 के दस्तावेज को 12 भागों यानी खंडों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो पहला भाग जो है यानी भाग 1 यानी खंड 1, जिसमें प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना ही बताया गया है। तो प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया है कि नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह एक नई शिक्षा नीति तैयार करे तथा उसे क्रियान्वित करे। यानी जो समाज के हालात हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए अब ये आवश्यक हो गया था कि एक नई शिक्षा नीति अब आनी चाहिए। तो उस नई शिक्षा नीति को तैयार करना और उसको क्रियान्वित करना जो है इस भाग 1 में उसका जिक्र था। और उस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या था, तो दस्तावेज के पहले भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस शिक्षा नीति ने देश में व्यापक प्रभाव डाला है और अधिकांश राज्यों में शिक्षा की 10+2+3 संरचना को अपनाया गया है। 90% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया कि ये जो नीति है वो देश में मतलब बहुत व्यापक रूप से इसका प्रभाव जो है डाला गया। और ये जो शिक्षा नीति थी ये कहता है कि जो शिक्षा की संरचना है वो क्या है, 10+2+3 यानी 10+2+3 संरचना की बात इस आपके एनईपी 1986 में कही गई थी। और इसी को देश में काफ़ी हिस्सों में मतलब लगभग अधिकांश राज्यों में इस शिक्षा की संरचना को अपनाया गया। और इसमें यह कहा गया कि 90% जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक जो स्तर है उस पर भी विज्ञान और जो गणित की शिक्षा है उसको अनिवार्य करने की बात कही गई है। और साथ ही उच्च शिक्षा के स्तर है उसको भी ऊपर उठाने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई ताकि उच्च शिक्षा को भी बेहतर बनाया जा सके। यानी मिला जुला के जो आपकी एनईपी 1986 थी प्रस्तावना के अंतर्गत उसने सभी आपकी प्राथमिक, आपके माध्यमिक और आपके उच्च स्तर यानी तीनों को बेटर करने की बात अपनी इस एनईपी के दस्तावेज में कही है। अब बात करते हैं दूसरे यानी भाग 2 यानी खंड 2 की, जिसका हेडिंग है शिक्षा का सार और भूमिका। मतलब इसमें इस बारे में बताया गया है कि शिक्षा का क्या सार है और क्या भूमिका है। तो दूसरे भाग में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। यह लोकतांत्रिक लक्ष्यों यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र सोच और भावना की क्षमता विकसित करता है। शिक्षा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण में मदद करता है। इस प्रकार शिक्षा एक अद्वितीय निवेश है। क्योंकि शिक्षा का क्या सार है, शिक्षा की क्या भूमिका है, ये आपके खंड 2 में बताई गई है। और इसमें मतलब ये कहा गया है कि जो शिक्षा है आप देखें तो वो हमारी भौतिक आवश्यकता भी है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा है तभी आप जो है कहीं ना कहीं भौतिक जो माहौल है उसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो भौतिक जो आवश्यकता है उसमें भी शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आध्यात्मिक जो हमारा विकास है उसमें भी शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ओवरऑल ये भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक विकास हो, शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। और इसमें यह भी बताया गया है जो लोकतांत्रिक लक्ष्य होते हैं कि देश में स्वतंत्रता हो, लोगों में समानता की भावना हो, बंधुत्व की भावना हो, धर्मनिरपेक्षता की भावना हो, न्याय प्राप्त करने की बात हो। यानी हर चीज़ में अगर आप देखें तो इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक स्वतंत्र सोच और क्षमता की भावना की क्षमता जो है विकसित करता है। और शिक्षा जो है हमें कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में भी मदद करता है। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे तो आप कितना ही आपके पास नॉलेज की जब कमी होती है तो आप विकास बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो शिक्षा क्या करता है, हमें इन सारे लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करता है, हमारे अंदर विकसित करने में मदद करता है जो लोकतांत्रिक लक्ष्य हैं। साथ ही साथ हमें आर्थिक विकास को हमारे बढ़ावा देने में भी ये काफ़ी मदद करता है और हमारे भविष्य के निर्माण में, क्योंकि जब हम एजुकेटेड रहेंगे तो अपना भविष्य भी बेटर कर पाते हैं, अपना वर्तमान भी बेटर कर पाते हैं। तो ये हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण में भी काफ़ी मदद करता है। तो ओवरऑल क्या है कि शिक्षा क्या है, एक अद्वितीय निवेश है। यानी शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। तो ये बात हो गई आपके खंड 2 यानी भाग 2 में। बात करते हैं भाग 3 यानी खंड 3 में,
जिसका हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तो इस भाग में पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली की बात कही गई है, जिसके अनुसार संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया है। 10 वर्षीय शिक्षा में 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक और उसके बाद 2 वर्षीय हाई स्कूल शिक्षा की व्यवस्था होगी। +2 पर इंटरमीडिएट शिक्षा तथा +3 पर स्नातक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी भाग 3 में ये कहा गया कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसमें संपूर्ण देश में जो है जो शिक्षा की संरचना होगी वो 10+2+3 को जो है स्वीकार किया गया है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि जो 10 वर्षीय की बात हम कर रहे हैं उस 10 वर्षीय में शिक्षा के 5 वर्षीय जो है वो प्राथमिक शिक्षा है, 3 वर्षीय जो है उच्च प्राथमिक है और उसके बाद जो 2 वर्षीय बचे वो आपके हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें। तो ये आपके 10 वर्षीय में 10 वर्षीय को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, यानी 10 को। फिर उसके बाद जो +2 है तो +2 पर इंटरमीडिएट शिक्षा और जो +3 है वो स्नातक शिक्षा उस पर प्रदान की जाएगी। मतलब ओवरऑल जो शिक्षा प्रणाली की संरचना है वो 10+2+3 पर है और उसको किस तरह से बांटा गया है वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। चलिए भाग 4 पे चलते हैं। भाग 4 यानी खंड 4, जिसका हेडिंग है समानता के लिए शिक्षा। तो इस भाग में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और वयस्कों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, हमारा जो NEP 1986 है ये कहता है कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। किसी को आप किसी जाति, धर्म, लिंग भेद या फिर किसी भी तरह से आप जो है किसी की शिक्षा को बांट नहीं सकते। मतलब किसी की शिक्षा को आप ये नहीं कह सकते कि आप शिक्षा के काबिल नहीं है, लेने के काबिल नहीं है शिक्षा। तो ओवरऑल ये कहता है कि सभी को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, वर्ग का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। और इस भाग में वही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरह की व्याप्त संगतियां हैं इस चीज़ को दूर करने पर जोर दिया गया है कि ये सभी चीज़ों और सभी लोगों को, जो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, महिला हुआ, अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, वयस्क, इन सबके लिए जो है शिक्षा का जो है समान अधिकार है। सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, इस बात पर इस भाग में जोर दिया गया है। खंड 5 या भाग 5 में क्या है, विभिन्न चरणों में शिक्षा का पुनर्गठन। तो इस भाग में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा और उसके कार्यान्वयन के लिए कई स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन की बात कही गई है। मतलब इसमें है कि चाहे आपके प्राथमिक चरण हो, माध्यमिक उच्च प्राथमिक चरण हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च स्तर हो, विश्वविद्यालय हो, सभी चरणों पर मतलब शिक्षा के ये जो विभिन्न स्तर हैं सभी पर शिक्षा की पुनर्गठन की बात कही गई है, उसके क्रियान्वयन की बात की गई है कि कहाँ पर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खंड 5 में देखने को मिलेंगी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जो इसका समरी एक कहते हैं ना कि इस खंड का क्या समरी निकल के आता है, मैं हर खंड का वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। भाग 6 यानी खंड 6 में क्या है, तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा। तो इस भाग में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और इसके उचित संगठन पर जोर दिया गया है। मतलब जो खंड 6 है इसमें तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा के महत्व को ज़्यादा बताया गया है। मतलब उस पर प्रकाश डाला गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में आपको तरक्की करने में, कहीं ना कहीं आपको आपका विकास करने में आगे जाके। तो तकनीकी शिक्षा आपके कहीं कहीं आप कह लो तो एक होता है व्यवसायीकरण, अगर आप करना चाहते हो तब भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इस भाग में आपको तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा के जो है महत्व के बारे में बताया गया है। और खंड 7 की बात करें यानी भाग 7 की बात करें तो इसका हेडिंग है शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन। तो इस भाग में शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने, शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और छात्रों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया है। यानी शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन किस तरह से हो, तो इस भाग में क्या है कि शिक्षा का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको मजबूत करना और सुदृढ़ करना और शिक्षकों की जवाबदेही तय करना कि और छात्रों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करना, ये सब कुछ चीज़ों पर इस आपके खंड 7 में जोर दिया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है बेहतर हो पाए, बच्चों को जागरूक किया जाए उनके कर्तव्यों के प्रति, शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाए कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ाना है, उनकी व्यवस्था की टीचर जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए विद्यालय में, और अच्छे शिक्षकों के चयन के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो सब कुछ, और विद्यालय का जो प्रशासनिक ढांचा है वो अच्छा हो। तो उन सारी चीज़ों पर जोर दिया गया है आपके खंड 7 में यानी भाग 7 में।
खंड 8 की बात करें यानी भाग 8 की बात करें तो इसका हेडिंग है शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना। तो इसमें हेडिंग में ही है कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है और प्रक्रिया है उसको एक नया मोड़ दें, मतलब नए उसको एक नया रूप दें। तो इस भाग में पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों तक आसानी से पहुंचने, स्वाध्ययन करने व रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपायों की बात कही गई है। क्योंकि इसमें नया मोड़ देने की बात की गई है कि आपके पाठ्यक्रम या जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसको नया मोड़ दें। तो वही है कि इस कैसे आप कर पाएंगे। तो जो पाठ्यक्रम है या प्रक्रिया है शिक्षा की उसको सुदृढ़ करने के लिए आप पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारें और छात्रों तक जो है शिक्षा को आसानी से पहुंचने की बात जो है करें और सेल्फ बच्चे स्टडी कर पाए यानी स्व अध्ययन करने और रचनात्मक लेखन के लिए जो है रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है उपाय इस आपके खंड 8 में बताया गया है कि किस तरह से हम जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, शिक्षा की प्रक्रिया है उसको एक नया स्वरूप दे सकते हैं, उसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। खंड 9 की बात करें तो इसका हेडिंग है अध्यापक। तो इस भाग में शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया गया है, उनके वेतनमान बढ़ाने, उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुझाव दिए गए हैं। तो वही है कि जो आपका अध्यापक है, क्योंकि इसमें अध्यापक हेडिंग है तो इसमें अध्यापक के बारे में बताया गया है कि अध्यापक का जो महत्व है उसको इसमें स्वीकार किया गया है। ये कहा गया है कि अगर हम अध्यापक, क्योंकि हमें एक अच्छे अध्यापक का चुनाव करना है शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए, बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुँचाने के लिए, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप शिक्षकों को अच्छा वेतन दोगे। जब आप अच्छा वेतन नहीं दोगे, उनको अच्छी सेवाएँ नहीं दोगे तो अच्छे शिक्षक क्यों आएंगे पढ़ाने। तो वही है कि इस उनके वेतनमान को बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात आपके खंड 9 में की गई है। भाग 10 की बात करें तो यानी खंड 10, तो इसका हेडिंग है शिक्षा का प्रबंधन। तो शिक्षा की योजना एवं प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए जो शिक्षा के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी हो। यानी इसमें कहा गया, इसमें आपके शिक्षा के प्रबंध की बात की गई है कि जो शिक्षा की योजना और प्रबंध प्रणाली है उसमें उसमें उस परिवर्तन को जो है प्राथमिकता दी जाए और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे परिवर्तन किया जाए। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा सेवा और राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का जो है गठन किया जाए जो शिक्षा के प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी हो। और जहाँ पर शिक्षा की जो योजनाएं हैं और प्रबंधन प्रणाली है अगर उसमें परिवर्तन की नीड है तो उसको भी वो लोग करें, यानी परिवर्तन को भी प्राथमिकता दें। और उन सभी ये जो इसका कार्यभार है ये सारी चीज़ों करने का ये हर स्तर पर बताया गया है कि किसको दिया गया है ये काम, यानी ये काम करने के लिए किसका गठन किया गया है। तो वहाँ पे उन सभी लोगों को वो अपने अकॉर्डिंग करना है, यानी शिक्षा के प्रबंध को बेहतर करने के लिए वो जो कर सकते हैं उनको वो चीज़ें करना है। और उसके लिए जो गठन है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। खंड 11 यानी भाग 11 में बात करता है संसाधन और समीक्षा की। तो इस भाग में यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के लिए बड़ी धनराशि एक आवश्यक शर्त है, इसलिए प्रत्येक प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अनुमानित राशि के आवंटन की व्यवस्था की जाएगी। इस हिस्से में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके नतीजों की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। यानी अब भाग 11 में संसाधन और समीक्षा है। तो देखिए अब कोई भी आप नीति जो है लागू करेंगे तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको धनराशि की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस भाग में वही कहा गया है कि इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए इसमें प्रत्येक प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अनुमानित जो राशि है उसके आवंटन की जो है व्यवस्था भी की जाएगी सरकार द्वारा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सरकार जब इतना कर रही है कि ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाए, ये नीति सक्सेसफुल हो पाए, जब वो इतना खर्च कर रही है तो सिंपल सी बात है कि वो चेक भी तो करेगी कि जो उसका लक्ष्य है इस नीति का क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए इस हिस्से में इस बात पर भी वही जोर दिया गया है कि जो ये नई शिक्षा नीति, ये जो 1986 की शिक्षा नीति है, इसके क्रियान्वयन और उसके नतीजों की हर 5 साल में समीक्षा भी की जाए, यानी उसको चेक किया जाए कि वो कितना सफल रहा है, कि यहाँ पर उसमें अभी भी कमियाँ हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। तो ये काम आपका, यानी ये सारी जो डिस्कशन है ये आपको खंड 11 में देखने को मिलेगी। खंड 12 हमारा लास्ट है जो है भविष्य। तो
तो भविष्य के नाम से ही है कि अब इसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो इस दस्तावेज के अंतिम भाग में विश्वास व्यक्त किया गया है कि निकट भविष्य में हम पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों का उत्पाद विश्व में सर्वोत्तम होगा। साथ ही हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे। यानी इस भाग में यही विश्वास है कि जो फ्यूचर हमारा होगा, हमारे देश का होगा, वो बेटर होगा। यानी हमारा जो देश होगा आने वाले समय में वो पूर्ण साक्षरता का जो हमारा लक्ष्य है उसको वो पूरा कर पाएगा और जो हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा संस्थान है उनका भी विश्व में नाम होगा और जो उच्च शिक्षा प्राप्त जो हमारे देश के व्यक्ति हैं वो भी श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे। ये विश्वास आपके खंड 12 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो टोटल खंड 12 यानी 12 भाग में आपके 1986 को बांटा गया था, इस दस्तावेज को बांटा गया था। जो मैंने यहाँ पे आपको हर भाग की जो एक निचोड़ होती है वो यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हमारा आता है जो नया एक हमारा इंक्लूड था क्वेश्चन में कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएँ बताइए। तो आप हेडिंग डाल के इस तरह से लिखेंगे कि NEP 1986 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। क्या क्या है चलिए एक एक करके देखते हैं। अभी जो ऊपर आपने चीज़ें दिखी हैं वही सब आपको क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इस नीति के दस्तावेज में वही तो विशेषताएं हैं हमारी, तो उसी को यहाँ पे एक एक करके मैंने जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे लिखा है। तो पहला है राष्ट्रव्यापी संरचना यानी राष्ट्रीय शिक्षा का क्रम। तो इस नीति में समस्त देश में एक समान शैक्षिक ढांचे की व्यवस्था की गई है जिसमें 10+2+3 का ढांचा कहा जाता है। यानी इसकी विशेषता ये है कि ये पूरे देश में जो है एक समान जो शैक्षिक ढांचा है उसकी व्यवस्था इस नीति के अंतर्गत की गई है। तो एक ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। और ये जो ढांचा है वो क्या है 10+2+3, जहाँ पे 5 वर्ष प्राथमिक स्तर है, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक है, 2 वर्ष माध्यमिक स्तर है, ये सभी मिला के 10 वर्ष हो गए। फिर बाकी के जो 2 वर्ष हैं वो आपको उच्च माध्यमिक स्तर है और 3 वर्ष जो है वो महाविद्यालय स्तर है। तो इस तरह से जो है आपको इस ढांचे को डिवाइड किया गया है। बात करते हैं सेकेंड तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। तो इस नीति में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण देश के हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यानी इसके दूसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इस नीति में यह कहा गया कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था हम पूरे देश में लागू करेंगे उसके हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई अलग पाठ्यक्रम है, कहीं पर कोई अलग पाठ्यक्रम है। यानी संपूर्ण देश हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर वो हमारी जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है वो आधारित होगी, अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा। तीसरा है शिक्षा की समानता। तो इस नीति के अंतर्गत इस तथ्य पर बल दिया गया है कि शिक्षा में व्याप्त विषमताओं और विसंगतियों को दूर किया जाए और सभी को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। यानी इसकी तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इसमें शिक्षा की समानता की बात की गई है। मतलब ये जो आपका 1986 वाली पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, ये कहता है कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार पाने का, समान रूप से शिक्षा पाने का जो है अवसर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अगर कहीं पर अगर अभी भी कुछ विषमताएं या विसंगतियां हैं तो उसको दूर किया जाए और सबको एक समान रूप से शिक्षा जो है प्रदान की जाए। बात करते हैं चौथे की जो है प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी स्तर पर शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा उनके भोजन, वस्त्र, स्वच्छता एवं पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा तथा उनके लिए खेल कूद एवं व्यायाम की समुचित व्यवस्था की जाएगी। यानी ये जो नीति है ये प्राथमिक स्तर की तो बात ही करता है, साथ ही मतलब प्राथमिक स्तर और उसके बाद की तो बात करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये प्री प्राथमिक स्तर की भी बात करता है, जिसमें ये कहता है कि प्री प्राथमिक स्तर पर शिशुओं को जो है शारीरिक और मानसिक विकास करना और उनको भोजन, वस्त्र, स्वच्छता और पर्यावरण पर भी उनके ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए खेलकूद और व्यायाम की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चे को हम इतना हर चीज़ में जब हम उसको एक्टिविटी से सारी चीज़ें कराते हैं तो बच्चे का कहीं ना कहीं शारीरिक ग्रोथ भी होता है और मानसिक ग्रोथ भी होता है। तो प्री प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी हमें इस नीति के अंतर्गत देखने को मिलती है। पांचवा है अनौपचारिक शिक्षा। तो इस नीति के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। इस तरह के बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और किसी काम में लग गए हैं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षित हो सकेंगे। मतलब ये नीति जो है कुछ ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई या फिर और वो किसी काम में लग गए, अगर वो चाहें अपनी पढ़ाई को पूरा करना तो वो औपचारिक शिक्षा केंद्र के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँ। इसके लिए जो है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था की गई, ताकि ऐसे बच्चे जो है इन केंद्रों के माध्यम से अपनी जो शिक्षा है वो पूरी कर पाएँ और शिक्षित हो पाएँ।
ठीक है। चलिए, छठा है रोजगार परक शिक्षा। तो इस नीति के अंतर्गत +2 स्तर पर यानी कक्षा 11 एवं 12 रोजगार परक शिक्षा या व्यवसायीकरण की व्यवस्था की गई है। यह संकल्प लिया गया कि 1990 तक यानी 1990 ईस्वी तक 10% और 1995 ईस्वी तक 20% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यानी इस नीति के अंतर्गत यानी जो हमारा +2 स्तर है यानी कक्षा 11 और 12 जो है उस स्तर पर रोजगार परक शिक्षा यानी व्यवसायीकरण की जो शिक्षा की व्यवस्था है की गई है इस नीति के अंतर्गत। और उसमें ये संकल्प लिया गया है कि 1990 तक जो है 10% और 1995 तक जो है 20% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाए। सातवां है माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। तो इस नीति के 5वें भाग में यह घोषित किया गया कि प्रत्येक इच्छुक छात्र को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्तर पर 3 भाषा फार्मूला लागू किया जाएगा। यानी जो आप देखेंगे खंड 5 में जिसमें मैंने बताया कि हर स्तर पर पुनर्गठन करने की बात शिक्षा के, तो जो 5वां भाग है उसमें ये घोषित किया गया कि अगर प्रत्येक इच्छुक छात्र जो बच्चा माध्यमिक शिक्षा चाहता है यानी माध्यमिक शिक्षा में एजुकेशन लेना चाहता है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई करना चाहता है, तो उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक इच्छुक छात्र को माध्यमिक शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और इस स्तर पर जो है 3 भाषा फार्मूला जो है उसको भी लागू किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो बच्चे का फंडामेंटल स्टेट होता है, बच्चे वहाँ पे सीख रहे होते हैं, बेस होता है उनका। लेकिन माध्यमिक में आने के बाद आप 3 भाषा फार्मूला जो है यूज कर सकते हैं। तो इस स्तर पर जो है 3 भाषा फार्मूला जो है लागू किया जाएगा। इस चीज़ की बात भी आपको इस नीति के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता है उच्च शिक्षा का विस्तार। तो इस नीति के 5वें भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से छात्रों में विशिष्ट ज्ञान और कौशल विकसित किया जाएगा, जो आगे चलकर राष्ट्र के विकास में मदद करेगा। यानी ये नीति कहती है कि जो उच्च शिक्षा है उसके माध्यम से हम बच्चों को विशिष्ट ज्ञान और उन विशिष्ट कौशल जो है बच्चों में विकसित करेंगे, ताकि आगे चलकर देश के विकास में भी जो है वो बच्चे मदद कर पाए। 9वां है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा में सुधार। तो इस नीति में यह भी घोषित किया गया है कि भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की योजना बनाई जाएगी तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की महिलाओं व बच्चों को तकनीकी शिक्षा की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यानी ये तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में सुधार की भी बात करता है, और ये कहता है कि इस नीति में यह घोषणा किया गया है कि भविष्य की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए तकनीकी और जो प्रबंधन की शिक्षा की योजना है वो भी बनाई जाएगी, ताकि आगे चलकर लोग जो है अपना विकास जो अच्छे से कर पाएँ, या फिर समाज की जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं उनको भी ये सुविधाएं जो है तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उनको भी प्रदान की जाए, ताकि उनका भविष्य जो अगर है उनका वो बेटर हो पाए, उस चीज़ का वो यूज कर पाएँ आगे जाके। तो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में सुधार की भी बात आपको इस नीति के अंतर्गत देखने को मिलती है। और अगला हमारा है परीक्षा प्रणाली में सुधार। तो इस नीति के अंतर्गत परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने की बात कही गई। यह कहा गया कि अब अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाएंगे, इससे छात्रों के असंतोष को दूर किया जाएगा तथा सतत मूल्यांकन की प्रणाली अपनाई जाएगी। यानी ये जो नीति है इस नीति के अंतर्गत जो परीक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार करने की बात कही गई, और ये कहा गया कि बच्चों को जो है आप अंक न देकर ग्रेड दिए जाएंगे, ताकि ग्रेड जब होगा तो बच्चों में तुलनात्मक एक दूसरे से तुलना वो नहीं करेंगे ज़्यादा, और जो असंतोष एक होता है वो बच्चों में दूर हो जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है, देखो आप ये देखो कि अगर हम 60% पे हम भी कहते हैं कि उसके अंदर वाले बच्चे सेकेंड ग्रेड में आते हैं ना, तो अगर 59% वाला बच्चा है और एक 51% वाला बच्चा है, तो 51 वाला परसेंट भी आपको बी ग्रेड अगर लिखा जाता है, 59 वाले को भी बी ग्रेड लिखा जाता है। तो बच्चों में आपस में एक वो नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, तो उससे असंतोष की भावना नहीं आती। नहीं तो ये हो जाएगा, अंक मिलता है, अरे यार मेरा तो 51% रह गया, मेरा 59% है, तो एक तुलना करते हैं तो कुछ बच्चों में असंतोष भी आ जाता है कि यार मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के माइंडसेट पे पड़ता है। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया कि अब अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाएंगे, ताकि बच्चों के असंतोष को दूर किया जाएगा। साथ ही जो है सतत मूल्यांकन की प्रणाली जो है उसको भी अपनाने की बात इसके अंतर्गत कही गई है, कि बच्चों का जो है सतत मूल्यांकन हो। सतत मूल्यांकन करने से बच्चे में जहाँ पर भी वो नई गलतियाँ कर रहा है उसको सीखता चला जाएगा, उसको पता चलता जाएगा कि कहाँ पर उसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत वही है कि सतत मूल्यांकन की जो प्रणाली है उसको अपनाई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
11वां हमारा है नवोदय विद्यालय। तो इस नीति की एक प्रमुख विशेषता नवोदय विद्यालय की स्थापना है। इस तरह के विद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में मेधावी छात्रों के गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु खोले जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की योजना बनाएगी। यानी ये जो नीति है इसकी एक विशेषता ये थी कि इसने ये कहा कि हम नवोदय विद्यालय की स्थापना करेंगे। तो ये क्यों कहा गया कि ये एक विशेषता है, क्योंकि इस तरह के जो विद्यालय हैं वो विशेष रूप से जो जैसे ग्रामीण पिछड़े बच्चे होते हैं, मेधावी जो छात्र होते हैं, जो मतलब पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या स्कूल दूर है, कोई भी आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन ऐसे मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए इस नवोदय विद्यालय को खोलने की बात इस नीति में कहा गया। तो ये एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। और 12वां हमारा लास्ट है कि शैक्षिक अपव्यय को समाप्त करने का संकल्प। तो 12 ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये लास्ट में होगा कि इस नीति में शैक्षिक अपव्यय को रोकने का संकल्प लिया गया। पढ़ाई छोड़ देने वाले और निरक्षर छात्रों की समस्या के संबंध में भी विशेष ध्यान दिया गया। यानी ये नीति कहता है कि अगर शैक्षिक अपव्यय जो है उसको भी रोकने का संकल्प इस नीति के अंतर्गत जो है लिया गया, कि अगर कोई बच्चा जैसे पढ़ाई छोड़ दिया या फिर निरक्षर जो छात्र हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो उनके संबंध में भी इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई को भी पूरा कराया जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। तो सब कुछ जो है इस नीति के अंतर्गत हमें देखने को मिला। इत्यादि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन 12 पॉइंट आई थिंक इनफ है। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि अतः नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। उपयुक्त सभी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए वरदान है। ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो आप लोगों को इस तरह से लिखना है। पूरी विशेषताएं लिखने के बाद लास्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। तो ये था आपका आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा मैं फास्ट बताती हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों की बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और एक दिन में कितना ही इंसान कर पाएगा। और मैं आप लोगों के साथ, मैं खुद, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, लेकिन मैं पूरा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम को जो है बेटर किया जा सके। तो बस यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।